नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सीमा संघर्ष क्यों। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगावी सीमा विवाद पर आज सुनवाई की संभावना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई को इस मुद्दे पर अदालती मामले के संबंध में एक कानूनी टीम के साथ समन्वय करने के लिए नियुक्त किया है। दोनों पक्ष यानी कर्नाटक और महाराष्ट्र मामले में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर सहमत हो गए। अब समझते हैं दरअसल विवाद क्या है। 1947 से पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य अलग नहीं थे। तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मैसूर स्टेट हुआ करते थे। आज के कर्नाटक के कई इलाके भी तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। आज के बीजापुर, बेलगावी यानी जिसको पुराना नाम बेलगाम बोलते हैं, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मराठी, गुजराती और कन्नड़ भाषाएं बोलने वाले लोग रहा करते थे। भारत की आजादी के बाद राज्यों का बंटवारा शुरू हुआ। बेलगाम में मराठी बोलने वालों की संख्या कन्नड़ बोलने वालों की संख्या से ज्यादा थी। बेलगाम नगरीय निकाय ने 1948 में मांग की कि इसे मराठी बहुल होने के चलते प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा बना दिया जाए। 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून लागू हुआ तो बेलगाम को महाराष्ट्र की जगह मैसूर स्टेट का हिस्सा बना दिया गया। मैसूर स्टेट का नाम बदलकर 1973 में कर्नाटक हो गया। 1948 में बेलगाम को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग के साथ ही महाराष्ट्र एकीकरण समिति नाम से एक समूह बनाया गया। इस समिति की मांग थी कि कर्नाटक में आने वाले 800 मराठी भाषी गांवों को कर्नाटक से निकालकर महाराष्ट्र का हिस्सा बना दिया जाए। इनमें से अधिकतर गांव बेलगाम जिले का हिस्सा थे। बेलगाम शहर में भी मराठी भाषी ज्यादा हैं, इसलिए बेलगाम को भी महाराष्ट्र में मिलाने की मांग आई। 1957 में महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से इस पर आपत्ति जाहिर की। इस मांग को लेकर महाराष्ट्र के एक नेता सेनापति बापट भूख हड़ताल पर बैठ गए। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर एक आयोग बनाने की मांग की। 1966 में केंद्र सरकार ने एक रिटायर्ड न्यायाधीश मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में महाजन कमीशन बना दिया। इस कमीशन ने 1967 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में सिफारिश थी कि उत्तर कन्नड़ जिले में आने वाले कारवाड़ सहित 264 गांव महाराष्ट्र को दे दिए जाएं। साथ ही हलियल और सुपा इलाके के 300 गांव भी महाराष्ट्र को दे दिए जाएं। हालांकि इनमें बेलगांव शहर का नाम शामिल नहीं था। इसके अलावा महाराष्ट्र के शोलापुर समेत 247 गांव कर्नाटक को दिए जाएं। साथ ही केरल का कासरगोड जिला भी कर्नाटक को दे दिया जाए। अब यहां से शुरू होता है विवाद। लेकिन अचानक से यह विवाद क्यों उठ गया? वर्तमान समय में क्या इसके सही स्वरूप को समझने की कोशिश भी की गई, या सिर्फ इस सीमा संघर्ष को किसी नियत के तहत अंजाम देने की या इस मुद्दे को गर्म करने की फिर से कोशिश की गई? इस पूरी चर्चा में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। कांग्रेस की तरफ से प्रखर दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रखर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और संजय द्विवेदी शिवसेना की तरफ से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, अचानक से कोई नया मुद्दा आकर गहरा जाता है, जानबूझकर इसको इस तरह से तड़का लगाया जाता है या इसके पीछे गंभीरता भी होती है? क्योंकि सियासत तो लंबे समय से चली आ रही है, गंभीरता दिखाई जाती तो मामला बहुत पहले शॉर्ट आउट हो गया होता, लेकिन इस समय इसका क्या मतलब समझा जाए? राजेश जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी आवाज आ रही है आपकी। जी देखिए रविंद्र जी, ये जो हम सभी सीमाओं की बात करते हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्यों की सीमा हो, चाहे महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो सीमा विवाद हो, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 3 में दिया गया है कि भाई जो भी प्रदेशों के सीमा विवाद की स्थिति होती है उसको आर्टिकल 3 के तहत जो है उसको सुलझाया जाएगा। ठीक है। लेकिन देश के आजाद होने के बाद नेहरू जी गलती पे गलती करते चले गए रविंद्र जी। हाँ। कभी भी उन्होंने सीमा विवाद को सीरियस लिया ही नहीं रविंद्र जी। ठीक है। और किसी भी विवाद को सुलझाने का उन्होंने काम नहीं किया।
हाँ। जैसे उन्होंने कश्मीर को अटका दिया और आज तक वो विवाद बना हुआ है, उसी प्रकार पूरे देश, चाहे पूर्वोत्तर के राज्यों का सीमा ले लीजिए या महाराष्ट्र कर्नाटक की जो बात है, उस पर उन्होंने गंभीरता से काम नहीं किया और ठीक। पूरी तरीके से आज तक वो विवाद बना हुआ है और सुलझने का काम नहीं किया। जब से आपके इस जवाब भारतीय से जनता हम पार्टी- राजेश जी ये समझें कि नेहरू ने ये काम नहीं किया था, अगर वक्त रहते ये काम ठीक तरीके से कर लिया होता तो आज ये समस्या जी। हमारे सामने नहीं खड़ी नहीं होती, यही तो नहीं बात होती, है ना। फिर भी हाँ बिल्कुल, फिर हाँ। भी जब से गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी हुई है, तब से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार फंड की व्यवस्था, समय समय पे डेलीगेट वहां पे जाता है और बराबर मुख्यमंत्रियों का वो जो है एक दूसरे से मिलान अभी भी तक क्या कराते निकल हैं। के आया कि और- किस आधार पर इसका मतलब बंटवारा होना चाहिए या इधर से उधर जो चीजें करनी है, जिन इलाकों को जी। करना है, क्या क्या स्वरूप तय हुआ इसका अभी? नहीं रविंद्र जी, देखिए बहुत सारे विवाद है। जैसे पूर्वोत्तर आसाम और मेघालय का अगर आप लेंगे तो वहां पे सीमा विवाद 12 क्षेत्रों की बात है, तो 6 बिंदु पे जो है कि सॉर्ट आउट कर लिया गया है, बाकी पे भी करने की वो चर्चाएं चल रही हैं। टकराव की स्थिति तो लगातार नहीं आएगी ना? नहीं, टकराव की स्थिति नहीं आएगी। सरकार पूरी तरीके से गंभीर होकर के उन मामलों को सुलझा रहे हैं और सुलझा लेंगे समय रहते। और जो पुरानी भी चीजें, जो ऐतिहासिक चीजें या आजादी के बाद से जो कांग्रेस ने कौन सी सरकार गंभीर है? केंद्र सरकार गंभीर है या राज्य सरकार गंभीर है? नहीं, दोनों हमारी जहां जहां भी सरकारें हैं, सारी सरकारें गंभीर हैं और सब समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं रविंद्र जी। ठीक है। हम कांग्रेस की तरह ठीक है संजय द्विवेदी जी, टकराव की स्थिति नहीं आनी चाहिए। नेहरू जी ने जो गलतियां की उसको सुधारने की लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। एक राष्ट्र एक भारत और सारे लोग, सबका साथ सबका विकास। रविंद्र जी, मैं आज तक ये नहीं सोच पाया भाजपा को या भाजपा के प्रवक्ताओं को या भाजपा की शैली को। अगर कांग्रेस की बात करते हैं, नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह तक की बात करते हैं, आप बताइए जो प्रगति इन्होंने की है कांग्रेस की सरकारों में, आज हम कहां से कहां पहुंच गए। क्या क्या चीजें लगी जो पीसीओ से लगे थे, इनको ये बेच रहे हैं आज दूसरे संपत्ति को, और आज नेहरू जी का नाम लेते हैं। अरे इनको शर्म नहीं आती। सबसे दिक्कत ये है, नेहरू जी ने जो कार्य किया, इंदिरा गांधी ने जो कार्य किया, मनमोहन सिंह ने जो कार्य किए हैं, उसकी हमेशा ये दिखाते हैं साहब ये कुछ नहीं करते। ये राजेश जी शायद इस बात को इसलिए भी कहना चाह रहे होंगे, रविंद्र जी, हाँ, रविंद्र जी, द्विवेदी जी। 8 साल में मेघालय, कर्नाटक भी, जो कर्नाटक और जो महाराष्ट्र का विवाद चल रहा उसमें क्या किया, असम मेघालय विवाद चल रहा उसमें इन्होंने क्या किया। 8-9 साल थोड़े नहीं होते हैं बहाना बनाने। हाँ, आज 6 महीने पहले आए हो। सीमा संघर्ष विवाद, कर्नाटक महाराष्ट्र, एक बार फिर से गरमा रहा है माहौल। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं राजेश जी कि जो भी चीजें हो रही बहुत सोच समझ के हो रही हैं, पूरा पैनल बैठाया गया है, बातचीत की जा रही है, उसके बाद पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है, तब कहीं जाके चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो गलतियां नेहरू ने कर दी हैं हम करने वाले नहीं हैं। यानी नेहरू को और कांग्रेस की गलतियों को फोकस में रख के भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। संजय द्विवेदी जी, आपकी बात चूंकि हम तक ठीक नहीं पहुंच पा रही है, संक्षेप में अपनी बात को पूरी करें, फिर मैं प्रखर के पास जाऊंगा। देखिए रविंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, आज जनता ने वर्डिक्ट आपको दिया है, आज जनता ने वर्डिक्ट कांग्रेस को नहीं दिया है। तो अगर आपको जनता ने, केंद्र सरकार ने बैठाला है, तो दूसरे पर कोई भी आरोप लगाने से पहले अपने तरफ झांक के देखें कि आपने 8 साल में इस मध्यम वर्गीय गरीबों के लिए क्या दिया। नंबर 1 दिया आपने महंगाई दी, पेट्रोलियम के दाम आपने बढ़ा दिए। जो गैस 400 रुपए मिलती थी आज 150 रुपए मिल रही है। अब आपने गैस सिलेंडर बांटे कितनी भरवा पा रहे हैं। तो महंगाई नेहरू जी ने तो नहीं बढ़ा दी, या महंगाई नेहरू जी ने बढ़ा दी, या महंगाई मनमोहन सिंह ने बढ़ा दी। नहीं तो ये मुद्दा उनको राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाएगा, या उन्हें लग रहा है कि कोई कमी जो रह गई है महाराष्ट्र को और कर्नाटक को लेकर, उस कमी को पहले पूरा कर लिया जाए, उसके बाद विकास की बात की जाए? नहीं, तो ये कमी नहीं। देखिए रविंद्र जी, आज 8-9 साल से आप सरकार में, केंद्र सरकार में, और असम मैदानी सरकार आपकी महाराष्ट्र में बन गई है, असम मैदानी सरकार आपकी महाराष्ट्र में बन गई है। तो इस सीमा विवाद को आप तुरंत हल करिए, इसमें क्या दिक्कत है। गृह मंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, अब आज माननीय उप मुख्यमंत्री आपके बैठे हुए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री है। नहीं तो ये मुद्दा आपकी समझ में आ रहा है कि ये उचित समय पर लिया गया उचित निर्णय है?
ये बात कहते हैं, इतना ज्ञान इनके पास है कि उसी समय में उससे निर्णय लेते हैं, और होता कुछ नहीं कि महंगाई बढ़ जाती है। इनके निर्णय से महंगाई बढ़ जाती है, अडानी की नंबर 1 विश्व के नंबर 2 पे पहुंच जाते हैं। इतने अच्छे निर्णय आज भारतीय जनता पार्टी ले रही है इसमें। मुझे लग रहा है राजेश जी ये भी कहना चाह रहे होंगे, मैं एक बात भी, संजय जी, राजेश जी मुझे लग रहा है ये भी कहना चाह रहे होंगे, संजय जी, संजय जी, मुझे लग रहा है राजेश जी ये कहना चाह रहे होंगे, जब से आप भारतीय जनता पार्टी से दूर हुए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भी आपकी समझ में नहीं आ रही है, और जिस मुद्दे पर और जिस राह पर आप चले थे वो भी भटक गए हो आप। तो कांग्रेस के साथ जाने से आपकी विचारधारा बदल गई। आपने रविंद्र बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। हाँ। तो नीतीश कुमार जी क्यों अलग हो गए इनसे? अकाली दल क्यों अलग हो गया इनसे? और जो बाकी शामिल थे इनके साथ में वो क्यों अलग हो गए? पीडीपी सरकार जो बनाने की क्या जरूरत पड़ती है? मानी मायावती जी जैसे उनकी सरकार बनाने में जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो नहीं समझता जा रहा दूर प्रकट आपके पास आना चाहिए। ठीक है संजय, नहीं मैं न भटका हूँ न शिवसेना भटकी है। ठीक है प्रकट, ये ऐसे समय में मुद्दा उछला है, ये उचित समय पर लिया गया उचित निर्णय है जी। मेरी समझ में मुद्दा उछलना तो एक अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट में तो मैटर्स अपनी गति से ही चलते हैं। हाँ, चल ही रहा है, चल भी रहा है। बात करूं हाँ। तो इनका तो पूरा काम ही यही है कि विकास ना करें और काम इस तरीके के करें जो केवल मुद्दों में रहें। तो अभी मैं आज की बात बताता हूं, जैसे संजय जी ने अभी पहले बताया कि इन्होंने मेघालय और असम के मुद्दे को इतना खराब स्थिति में पहुंचा दिया कि अभी कल भी वहां 5 या 6 लोग मारे गए, और इनके मुख्यमंत्री असम के गुजरात में जाकर के वो कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। इनका अगर कोई और पार्टी होती, उसका मुख्यमंत्री होता, तो ये कहते कि वो इस्तीफा दे, और धरना प्रदर्शन हो रहा होता अभी असम में। मैं महाराष्ट्र में आता हूँ, मैं संजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी तक कांग्रेस ने बहुत गलतियां कर दी, नेहरू जी ने बहुत गलतियां करी, गांधी जी ने बहुत गलतियां करी, हमारे पुरखों ने भी बहुत गलतियां करी। अब आपके हाथ में देश 2014 से है, आप इस समय आपके पास कर्नाटक की भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, और आप गठबंधन में महाराष्ट्र में, आप क्यों नहीं मिलकर के इनको शॉर्ट आउट कर देते हैं? मैं उसकी वजह बताता हूँ। 30% की सरकार आप चला रहे हैं कर्नाटक में, और उसके बाद आपकी जो महाराष्ट्र की सरकार है उसकी पोल सबसे खुली कि क्या कर रहे हैं ये लोग। सब लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है। एक एमएलए किस तरीके से तोड़ा गया है हमारी गठबंधन की पार्टियों से, और हमारी सरकार किस तरीके से, सब लोग जानते हैं। इनका कोई मकसद ही नहीं है किसी मुद्दे को सुलझाने का। इनका मकसद अगर मुद्दे को सुलझाना हो तो मुद्दे केवल मीडिया में ना उछल रहे हैं। दोनों सरकारों तो ये मामला प्रखर कोर्ट में सुलझेगा या सरकार सुलझा पाएगी? जी, इनके पास तो सुलझाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनके पास तो कांग्रेस संघ की सरकार इनके साथ गठबंधन में थी, ये मेघालय नहीं सुलझा पाए। इनके मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जिनको कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, वो गए वहां पर, उन्होंने गठबंधन करे, उन्होंने बहुत सारे समझौते साइन करे, बहुत सारी मीडिया में क्लिपिंग आई कि सारे समझौते साइन हो गया, कुछ भी नहीं होगा। तो आज की तारीख में गोलाबारी क्यों रही है? इस देश के लोग मर रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 6 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं, इनकी खुद के पैसे हैं जो 6 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं। इसको सुलझाते क्यों नहीं है मुद्दे को? इसीलिए रेडिया बात करके सरकार चलाना चाहते हैं। राजेश जी, सवाल आपसे है और गंभीर सवाल कहा है कि अगर आपको सुलझाना होता तो पहले ही सुलझा चुके होते, पहले भी आप गठबंधन में थे, और आप किसी मुद्दे पर हाथ डालने में उस मुद्दे को उलझा और देते हैं। अगर सुलझाना होता तो असम और मेघालय का विवाद आप सुलझा चुके होते, इस तरह से जाने नहीं जाती वहां पर। हाँ, देखिए रविंद्र जी कि असम और मेघालय का जहां तक सवाल है तो सैकड़ों साल पुराना ये विवाद है भाई। 1907 में जब अंग्रेज आए थे, जब वो आसाम का अधिग्रहण कर रहे थे, उनका एजेंडा था लूटना, पाटना, शोषण करना और दोहन करना। नहीं, सवाल वो नहीं है, वो इतिहास के पन्नों का सवाल नहीं है सर, वर्तमान का सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। नहीं, हम वर्तमान में ही आ रहे हैं रविंद्र जी। वर्तमान का ये है, मैं उस बात को कह रहा हूँ। तो ये भी तो नेहरू जी के टाइम का आप बता रहे हो ना? हाँ, वही तो बता रहा हूँ कि रविंद्र जी की आजादी के बाद जब 1947 में हमें आजादी मिली, तो उस मुद्दे को सुलझाने की जगह वो पंसील लेकर के आए और मुद्दे को उसमें उलझा दिए। वो कभी सीरियस इन सब चीजों को लेकर के नहीं रहे। वो अपने तो प्रखर यही तो बोल रहे हैं, प्रखर का यही कहना है कि जब आप गठबंधन में थे तो उस वक्त क्यों नहीं सुलझाने की कोशिश की? आपके पास जब सत्ता आई तो उस दौर में बातचीत क्यों नहीं हुई? नहीं, उसी बात को मैं कह रहा हूँ रविंद्र जी ने। हाँ, सार्थक पहल होनी चाहिए थी ना। रहा है अभी हम जो पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, केवल आसाम का मामला, केवल आसाम का नहीं, पूर्वोत्तर के जितने राज्य, अरुणाचल हो, देखिए हम वहाँ पे एयरपोर्ट लेकर के आए, सभी राज्यों। अरे सर, विकास की बात नहीं चल रही है यहाँ पे सर। नहीं, वहाँ हम अभी सीमा विवाद की बात चल रही है। सीमा विवाद पे ही हमारे उसको हल करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? प्रखर नहीं रविंद्र जी, जो उसके मूल में है। प्रखर कुछ पूछना चाह रहे हैं राजेश जी आपसे? धारा में आएंगे, प्रखर पूछना चाह रहे हैं धारा में आएंगे। राजेश जी, प्रखर आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं।
रविंद्र जी, केवल एक स्टडी आई है येल की, 2014 की है, थोड़ी पुरानी, लेकिन 2014 में भी वो बताती है जहाँ जहाँ मार पिटाई होती है, जहाँ जहाँ दंगे होते हैं, उसके जस्ट बाद चुनाव में बीजेपी का फायदा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोग जाकर के उस स्टडी को कर सकते हैं। ठीक है, राजेश जी ये बता दें कि इसी के तहत क्या ये विवादों का सुलझा नहीं पा रहे हैं 2014 तक? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि चुनावी फायदा लेने के लिए ये हो रहा है, यही ना? हाँ राजेश जी। हाँ रविंद्र जी, ये बताइए कि 1984 में सिख दंगा हुआ था तो बीजेपी को कौन सा फायदा हो गया था? बीजेपी थी उस समय। दंगा ये लोग करे और फायदा हमको मिल रहा है। बीजेपी थी उस समय। के बाद हमारी कौन सी? वही तो मैं कह रहा हूँ ना रविंद्र जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी उस समय थी या बीजेपी सत्ता में आ गई थी। दंगा कराने का तो ये लोग ठेका लिए हुए हैं ना, दंगा तो ये कराते हैं। तो कहां से हमको फायदा मिलेगा? दंगा करना, तुष्टीकरण करना और जो है कि लोगों को भड़काना, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं, वहां ये देना, मुद्दा तो नहीं था ना करते हैं। राजेश जी, वहां ये मुद्दा नहीं था वो की कहना चाह रहे हैं। लेकिन प्रखर बात ये उन्होंने ये रखी है कि अगर जब पहले दंगे होते थे, उनका कहने का मतलब ये है कि पहले जब दंगे होते थे तो किसका फायदा होता था? हाँ, मुझे ये लगता है कि हम लोग थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं वापस आना चाहूंगा आपकी परमिशन के साथ। नहीं, ये उस बात का जवाब था जिसमें आपने कहा कि जहां जहां इस तरह की चीजें होती है फायदा मिलता है तो इसलिए सीमा विवाद से बीजेपी को फायदा होगा अगर कोई टकराव होता है। तो ये कहना चाहा, उन्होंने उसका जवाब दिया। जी जी, कि मेरा कुल मिलाकर के कहना पूरी चीज में यही है कि अगर यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री हैं तो इसको बैठा के सुलझाते क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री साहब हमारे 3 प्रधान बदल करके और मल्टीपल प्रदेशों में जा करके दौरे कर सकते हैं, मल्टीपल प्रदेशों में जा करके और बच्चों के साथ वो कर सकते हैं, चुनावी रैलियां कर सकते हैं, तो इनको क्यों नहीं सुलझा सकते? अगर आप तो एक अधिवक्ता भी हैं, ये तो मामला कोर्ट में है, तो अगर मामला कोर्ट में है आप कैसे सुलझाएंगे? जी, मेरी समझ में तो कोर्ट में होने में मुद्दे अपने हिसाब से सुलझते हैं। इसीलिए बीजेपी की भी बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो इसको एक प्रदेश के फेवर में नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी मुद्दा बहुत समय से चल रहा है और इसकी बहुत नेगेटिव रिपरकशन होंगे। ठीक है। तो कहने के लिए राजेश जी कुछ भी कह लें, लेकिन ये मुद्दा किसी भी तरीके से जल्दी नहीं सुलझ सकता, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, कोई भी आ जाए। संजय द्विवेदी जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्या आपकी जैसे सरकार रही है उस दौर में क्या इन चीजों को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई, या इनको छोड़ दिया वक्त पर कि जब समय आएगा तब देखा जाएगा, तब तक इसको ऐसे पेंडिंग पड़ा रहेगा? रविंदर जी, हमारी जो सरकार थी हमने प्रयास किया, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार में जो गृह मंत्री होते हैं वो डायरेक्ट इन विवादों में उनको सॉल्व करना चाहिए। जहां तक हमारी बात थी, हमारी सरकार जब तक रही 2.5 साल, तो हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन प्रयास जब तक केंद्र सरकार से नहीं होगा, चाहे असम मेघालय हो, चाहे कर्नाटक महाराष्ट्र हो, जब तक केंद्र सरकार नहीं जाएगी तो ये मैटर सॉल्व नहीं हो पाएगा, बिल्कुल 100%। मैं कहता हूँ आज आप नेहरू और मनमोहन सिंह को गलती देते हैं, राजीव गांधी गलती देते हैं, तो आज आपकी 8-9 साल सरकार है, आपने क्या स्टेप उठाए? आप इनके बता दीजिए मुझको, क्या आपने स्टेप उठाए दोनों राज्यों के लिए कि आप हमने ये किया। अब हत्याएं अभी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, तो ये तो बड़ा दुखदायी विषय है। बस पाकिस्तान और भारत की लड़ाई बड़ा सीमा विवाद है ये हम नहीं, मैंने तो आपसे पूछा प्रखर एक चीज और, अगर ठीक है चलते चलते प्रखर आपसे एक जवाब जरूर लेना चाहेंगे। ठीक है प्रखर, आपसे चलते चलते एक जवाब और लेना चाहेंगे। जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच में भी विवाद चल रहा था तो उसको तेलंगाना को अलग करने की बात कही गई, तो जो उसमें वहां पर मंशा क्या थी? जी देखिए, मैं पार्टी के प्रवक्ता की तरह नहीं बोलूंगा, मैं एक नेता की तरह पूछ लेता हूँ आपसे। हाँ, मैं थोड़ा अधिवक्ता की तरह और बात करता हूँ। देखिए, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे ये जो बेलगावी वाला मुद्दा अपना महाराष्ट्र और संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय कम है। जी, 1881 के सेंसस के हिसाब से वहाँ पे मराठी लोग, वहाँ पे कन्नडिगा लोग थोड़े ज्यादा थे। जब ब्रिटिश बंटवारा हुआ और रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 56 में, तो उसी के हिसाब से बंटवारा कर दिया गया, जबकि वहाँ पे उस समय तक मराठियों की जनसंख्या बढ़ चुकी थी और मराठियों ने उन पार्ट्स को अपने पास रख लिया। ये तथ्यात्मक रूप से बात है। तो यहाँ पर भी तो यही स्थिति आ रही है ना? जी जी, देखिए इनका कोई बहुत सरल जवाब नहीं है। नहीं तो पहले की भी सरकारें, चाहे मतलब अगर हम जो है बैठ करके बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद, नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझा सकते हैं, तो आपसी प्रदेशों में तो सुलझाना और आसान होना चाहिए। ठीक है, ये हिस्टोरिक चीजें हैं और इनके हिस्टोरिक जवाब ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि सीमा विवाद क्यों उठते हैं? अगर क्षेत्रवाद के स्वरूप को समझा जाए
तो शायद ये एक बेहतर विकल्प होता और जनता को समझाया जा सकता है कि हम क्यों चाहते हैं कि सीमाएं या इधर उधर के इलाके जो इस तरफ आना चाहे वो इस तरफ आ सकते हैं। और अब तो और आसान होना चाहिए, क्योंकि हम एक राष्ट्र एक भारत की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन अगर यही मामला संसाधनों पर एकाधिकार जमाने का हो जाए तो फिर टकराव की स्थिति आती है। टकराव की स्थिति हमेशा खराब होती है, क्योंकि जब हम एक देश बनाने की बात कर रहे हैं उस बीच में टकराव होना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं होती है। लेकिन अपने अपने आरोप हैं। अब देखना यह है कि ये जो स्थिति एक बार फिर से बन रही है सीमा विवाद की, ये टकराव की तरफ जाएगी या वास्तव में इसमें सुधार होगा, और किसको फायदा होगा ये भी देखना होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।